Hi guys, today we will start a new chapter number 5th, arithmetic progression. Now तो arithmetic progression स्टार्ट करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखते हैं। इससे फर्स्ट होता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस किसे कहते हैं? जब भी कोई नंबर या ऑब्जेक्ट किसी स्पेशल ऑर्डर में हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो जिस टाइप से 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इस टाइप से इट्स ऑन, या फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये एक स्पेशल ऑर्डर में आप देख रहे हैं। यहाँ पे 2 के बाद वापस इसमें 2 प्लस किया तो 4 आया, फिर 2 प्लस किया तो 6 आया। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें 2 का डिफरेंस है, 2 की गैप है। सेकंड वाले में आप देखिए यहाँ पे किस टाइप का ऑर्डर है, इसमें 1 की गैप आ रही है, ठीक है। इस टाइप से और भी हो सकते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16, ठीक है। तो इस टाइप कोई भी ऑर्डर हो सकता है, मतलब कि तो सीक्वेंस हम कैसे कहते हैं कि जब कोई भी नंबर किसी भी ऑर्डर में हो, मतलब कोई भी स्पेशल ऑर्डर। जिस टाइप से हम देखेंगे 2 की गैप है, सेकंड वाले में आप देखिए यहाँ पे 1 की गैप है, और थर्ड वाले में देखिए यहाँ पर 1 और 2 की गैप नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि सेकंड वाला नंबर है वो पहले वाले नंबर से डबल है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्डर हो सकता है इस टाइप से 3, 9, 27, 81। आप देखेंगे यहाँ पर जो सेकंड नंबर है वो पहले वाले नंबर से 3 गुना है, ठीक है, इस टाइप से। तो कोई भी वहाँ पे एक स्पेशल ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस। नाउ सेकंड होता है सीरीज। ये भी इससे रिलेटेड टॉपिक ही है। तो सीरीज किसे कहते हैं हम? कि जब भी किसी सीक्वेंस में हम ऑपरेटर का यूज़ करें, मतलब कि जो आपको ये सीक्वेंस दिख रही है इसमें हम कोई भी ऑपरेटर मतलब प्लस या माइनस का यूज़ करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8, तो ये क्या बन जाएगी? एक सीरीज़, ठीक है। इस टाइप से 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सीरीज़। मतलब जब भी हम किसी सीक्वेंस में कोई प्लस या माइनस का यूज़ करते हैं तो उसे हम सीरीज़ कहते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सीक्वेंसेस के टाइप। तो सीक्वेंस 3 टाइप की होती है, ठीक है। सीक्वेंस जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमें करना है अभी। एक होती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे क्लास 10th में, ठीक है। ये टॉपिक हमें अभी पढ़ना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, और जो हार्मोनिक होगी ये हम पढ़ेंगे कॉलेज में, ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पर पड़ती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना। तो जो अरिथमेटिक वर्ड होता है इसमें सारे नंबर और ऑपरेटर्स इंक्लूड होते हैं, मतलब इसमें सारे नंबर्स भी हो जाएंगे और प्लस माइनस सारे ऑपरेटर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। और जो प्रोग्रेशन वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि इन नंबर्स को किसी लॉजिक के थ्रू घटाना या बढ़ाना, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब किसी सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं उनको घटाना या बढ़ाना किसी लॉजिक के थ्रू, उसका मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो हम यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस टाइप से होती है। तो आप देखिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है ना। मैं यहाँ पर 3-4 सीक्वेंस लिख रहा हूँ जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही है, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 1, 4, 7, 10 और 13, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर इन सीक्वेंस को कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि आप देखेंगे फर्स्ट वाली जो सीक्वेंस है उसमें 2 की गैप आ रही है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर में अगर 2 प्लस करूँगा तो मुझे सेकंड नंबर मिल जाएगा। सेकंड नंबर में फिर 2 प्लस किया तो मुझे थर्ड नंबर मिल जाएगा। इसमें फिर 2 प्लस किया तो मुझे फोर्थ वाला नंबर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक ऑर्डर यहाँ पे फॉलो हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2 की गैप है, ठीक है ना। सेकंड वाले में देखिए आप, जो सेकंड वाले सीक्वेंस है इसमें आप देखेंगे यहाँ पे 3 की गैप है। 1 में 3 प्लस किया तो 4 आ गया, ठीक है। उसी टाइप से 4 में 3 प्लस किया तो 7 आ गया, 7 में 3 प्लस किया तो 10 आ गया, 10 में 3 प्लस किया तो 13 आ गया ना। इनको देखकर हमें ये समझ पड़ता है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस होती है उसमें एक कॉमन नंबर का गैप होता है, ठीक है। मतलब आप देखेंगे कि जब भी हम सेकंड वाली टर्म में से
फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो एक कॉमन नंबर होगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले को देखिए, सेकंड वाला हम बाद में देखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करते हैं, ठीक है, अगर मैंने 10 में से 8 को माइनस किया तो मुझे 2 मिलेगा। अगर 8 में से 6 को माइनस किया तो मुझे यहाँ भी 2 मिलेगा। 6 में से 4 माइनस किया तो मुझे यहाँ भी 2 मिलेगा। 4 में से 2 माइनस किया तो मुझे यहाँ भी 2 मिलेगा। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमेशा मुझे एक ही नंबर मिल रहा है, इनका डिफरेंस 2 मिल रहा है, ठीक है, मतलब ये कॉमन नंबर हो गया। इसे हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस है और सब में कॉमन है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो इसको देखकर हमें समझ पड़ता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी किसे कहते हैं कि जब भी सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा कॉमन डिफरेंस वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। हम और एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने ये वाली सीरीज़ देखी थी, एक सीरीज़ ये हो जाएगी 1 4 7 10 और 13। यहाँ पर भी आप देखिए माइनस करके जब भी हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये एक एपी है, मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस है, ठीक है। जैसे 30 में से 10 माइनस किया तो हमें 3 मिला, 10 में से 7 माइनस किया तो हमें 3 मिला, 7 में से 4 माइनस किया तो हमें 3 मिला, 4 में से 1 माइनस किया तो भी हमें 3 मिला। इसका मतलब कि जो ये सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, जो 3 निकला है ये कॉमन डिफरेंस है। और हम इसके एग्जांपल देखते हैं एक दो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कैसी हो सकती है, ठीक है। ये तो हमें एग्जांपल मिल गया। अब हम देखते हैं कि ये अभी तक मैंने जो दोनों सीरीज़ लिखी है इसमें दोनों में नंबर बढ़ते हुए, अब हम यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको 100 देन 95 90 85 और 80। देखिए यहाँ पर इस सीरीज़ में अब आप देखेंगे कि जब हम सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे तो क्या होगा। आप देखेंगे यहाँ पर जब मैंने 80 में से 85 को माइनस किया तो मुझे यहाँ पर -5 मिला। इसी टाइप से अगर 85 में से मैंने 90 को माइनस किया तो यह भी -5 मिला। 90 में से 95 माइनस किया तो हम -5 मिलेगा। तो 95 में से 100 माइनस करूँगा तो भी मुझे 95 मिलेगा ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमें मिला है कॉमन डिफरेंस वो माइनस में मिल रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो हमने सीक्वेंस लिखी ये भी एक एपी ही है, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सेम होना चाहिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेम मिल रहा है मुझे -5, ठीक है। तो ये भी एक एपी ही होगी। देन एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। अब आप देखेंगे कि हम जब सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर रहे हैं किसी भी टर्म में, 3 में से 3 माइनस किया तो 0 मिला, फिर 3 में से 3 माइनस किया तो 0 मिला, 3 में से 3 माइनस किया तो 0 मिला एंड सो ऑन, ये भी 0 मिलेगा। तो ये भी एक एपी ही है, ठीक है। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस डी हम निकाल रहे हैं वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो ये चारों एपी के ही एग्जाम्पल है। इन चारों को हम बोल सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ही सीक्वेंस है, ठीक है ना। ये जो हम लिख रहे हैं नंबर्स 2 4 6 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसको हम टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, या सेकेंड टर्म, या थर्ड टर्म, या फोर्थ टर्म और या फिफ्थ टर्म। इसे हम टर्म्स के नाम से जानते हैं ना। अब हमें ये तो समझ पड़ेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस किसे कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर गैप सेम होती है, मतलब जहाँ पर डिफरेंस सेम होता है उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना। अब ये 2 टाइप्स की होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी, ठीक है। अगर इसके टाइप्स देखे जाए तो एक होती है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक होती है इनफाइनाइट। तो आपको नाम से समझ पड़ रहा है कि फाइनाइट किसे कहेंगे, जिसका एंड हो, मतलब जिसका हमें लास्ट टर्म पता हो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट, और जिसका हमें लास्ट टर्म नहीं पता वो होगी इनफाइनाइट, ठीक है। अभी आपके जो कोर्स में वो फाइनाइट वाली है, इनफाइनाइट अभी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम फाइनाइट का एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 4 6 8 ये चल रही है और हमने बता दिया कि 100 तक चल रही है। इसका मतलब ये एक फाइनाइट एपी है, ठीक है, जिसका हमें एंड पता है कि 100 के बाद ये खत्म हो रही है, हमने इसे 100 तक डिफाइन किया हुआ है। देन इनफाइनाइट में क्या होगा कि जिसे चल रही है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, हमें ये नहीं पता कि कहाँ पर एंड होगी, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये 2 टाइप्स की होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब आगे हम देखते हैं कि इसके टर्म्स को किस टाइप से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको कहा कि जो हमें ये नंबर्स दिख रहे हैं
2, 4, 6, 8, 10 ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम इसकी टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इनको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म को हमने बोल दिया A1, सेकेंड टर्म को बोलेंगे A2, थर्ड को बोल दिया A3, A4, A5, इस टाइप से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन एक तरीका और है, कई बुक में आप देखेंगे T1, T2, T3 इस टाइप से भी इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसे दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से कीजिए या टी से कीजिए। टी मतलब भी टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इस टाइप से। और कई कई जगह पर A1, A2, A3, A4 इस टाइप से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हम इसके फार्मूले किस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे एक AP लेके मैं समझाता हूँ कि इसका फार्मूला किस टाइप से आया है। 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। सबसे सिंपल AP यही है। तो इसी को लेके हम चलते हैं कि इससे हम इसका फार्मूला जनरेट करेंगे। फार्मूला कैसा है तो आप देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया कि हम इसको टर्म से लिख रहे हैं। तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, इसको मैंने लिख दिया A1, ये हो गई सेकेंड टर्म, इसको लिख दिया मैंने A2, ये हो गई थर्ड टर्म, इसको लिख दिया मैंने A3, ये होगी A4 और ये वाली हो गई A5, ठीक है नाउ। अब हम देखेंगे कि AP में क्या होता है, इनका डिफरेंस सेम होता है, तो हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब भी माइनस करते हैं वो सेम होगा। तो 10 में से 8 माइनस किया तो क्या मिला हमें, 2 मिला। इसी टाइप से 8 में से 6 माइनस किया तो ये भी 2 मिलेगा। देन 6 में से 4 माइनस किया तो भी 2 मिला। 4 में से 2 माइनस किया तो ये भी हमें 2 मिला, ठीक है। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, इसे हम D से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया D = 2, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि AP का फार्मूला किस टाइप से बनाया जाता है। तो ये हो गया, फर्स्ट टर्म को हमने नाम दे दिया A, ठीक है। ये हो गई 2 के इक्वल, A बराबर हो गया 2 ना। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म की। तो सेकेंड टर्म कैसे मिलेगी हमें, जब हम ये A दिख रही फर्स्ट टर्म, इसमें हम कॉमन डिफरेंस D को प्लस करेंगे, मतलब 2 में ये वाला 2 प्लस करेंगे, 2 + 2 तो क्या हो जाएगा 4 और हमें मिल जाएगी सेकेंड टर्म। तो जो सेकेंड टर्म आई उसमें क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म A थी उसमें हमने D को प्लस कर दिया तो हमें 4 मिला, ठीक है इस टाइप से। अब अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है तो हमने क्या किया, जो 4 दिख रहा है इसमें हमने क्या किया, 2 को प्लस कर दिया, मतलब ये 4 हमारा हो गया A + D, यही था 4 A + D। इसमें हमने फिर 2 को प्लस कर दिया और 2 क्या है हमारा D, मतलब A + D में हमने एक D और प्लस कर दिया तो क्या हो गया A + 2D, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं ये 8 कैसे आया। तो जो 6 था, 6 क्या था हमारा A + 2D, इसमें हमने फिर क्या प्लस किया, इस 2 को प्लस किया, मतलब एक D और प्लस कर दिया तो ये बन गया A + 3D, ठीक है। इस टाइप से हमें मिला 8। देन फिर ये 10 कैसे आया, A + 3D था, इसमें हमने इस 2 को और प्लस कर दिया, मतलब एक D और प्लस कर दिया, D की वैल्यू 2 है तो हो गया A + 4D, ठीक है। इस टाइप से ये चलते जाएगी ना। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब भी हमें कोई टर्म फाइंड करना होगी, आप देखेंगे यहाँ पे A1 है तो फर्स्ट टर्म को हम A नहीं आया है मैंने यहाँ पे नाम, क्योंकि जनरल फॉर्म में मुझसे ऐसे ही लिखते हैं A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D स्टेप से। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो A1 है वहाँ A लिखा है मैंने, A2 को लिखा A + D, A3 को लिखा A + 2D, A4 को लिखा A + 3D और A5 को लिखा A + 4D। अब अगर हमें बोला गया कि हमें इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है तो हम किस टाइप से फाइंड करेंगे। 10 के बाद आपको पता है क्या आएगा, 12 आएगा, लेकिन कैसे आया वो, जब 10 में हम इस कॉमन डिफरेंस 2 को प्लस करेंगे तो ही वो क्या आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। तो ऐसे हम इसकी सीरीज आगे कितनी भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जब जब हम इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ते आएंगे तो ये सही तरीके से आगे बढ़ती जाएगी और ये फार्मूला भी आपका आगे बढ़ते जाएगा। तो आप देखेंगे इस फार्मूले में ये कहाँ तक जा सकता है, n टर्म तक जा सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे A1 की वैल्यू A है, A2 की वैल्यू में A + D लिखा है, A3 की वैल्यू में A + 2D लिखा है। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिए, जहाँ पर 3 लिखा है वहाँ पर 2D आ रहा है, जहाँ 4 लिखा है वहाँ पर 3D आ रहा है, जहाँ 5 लिखा है वहाँ पर 4D आ रहा है, मतलब जितना भी यहाँ पे टर्म लिखी है यहाँ पे उससे यहाँ पर एक D कम आ रहा है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए आप, इसे हम लिखते हैं A2 को हम लिखते हैं A + D, मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1D एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो A + 2D लिखते हैं हम, जहाँ पे 4 है तो A + 3D लिखते हैं, मतलब एक D यहाँ से कम लिखते हैं, जो भी टर्म होती है उससे यहाँ पर एक D हम कम लिखते हैं। A5 है तो A + 4D। इसी टाइप से अगर A9 होता तो हम क्या लिखते हैं, A + 8D, ठीक है। इसी टाइप से अगर A यहाँ पे 30 होता तो हम इसको क्या लिखते हैं, A + 29D, ठीक है। तो इससे हमें समझ पड़ गया कि जितनी भी यहाँ पे टर्म होगी AN तक टर्म होगी तो हम उसे क्या लिखेंगे, AN - 1D। अगर ये AN तक टर्म है, N टर्म तक, ठीक है
तो हम इसे क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस वन, मतलब n से एक छोटा। आपको देख रहे हैं 9 है तो यहाँ पे 8 लिखा मैंने, 5 है तो यहाँ पे 4 लिखा है, तो यहाँ n है तो n से एक कम, a प्लस एन माइनस वन डी। तो इसी टाइप से फार्मूला बन गया हमारा कि जब भी a n होगी टर्म कि कोई भी टर्म हमें फाइंड करना होगी तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एक सीरीज मैंने अभी लिखी थी, अगर मुझे थर्ड टर्म यहाँ पे फाइंड करना है, अब मुझे नहीं पता कि थर्ड टर्म 6 है, तो मैं यहाँ थर्ड टर्म कैसे फाइंड करूँगा, a थर्ड हो जाएगी, एन की जगह मैंने थर्ड लिख दिया, तो ये होगी a की वैल्यू हमने देखी यहाँ पे क्या थी, 2 है, तो लिख दिया 2 प्लस एन, मतलब मुझे थर्ड टर्म फाइंड करनी तो 3 माइनस वन मतलब 2, और d की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है 2, तो ना मुझे भी यहाँ पे मिल जाएगी कि 2 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, और ये मुझे मिल गया आंसर 6 कि इसकी थर्ड टर्म 6 है। ठीक है, इस टाइप से हम इस फार्मूला का यूज़ करके इसकी कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसी सीरीज की 50वीं टर्म फाइंड करना है, मुझे पता है कि टेबल को मैं बढ़ाऊंगा 50 तक तो आंसर 100 आएगा, 100 आएगा, मतलब कि अगर 50 टर्म लिखूंगा इसकी मैं, अगर मैं इस फार्मूले से देखूँ कि A50 मुझे अगर फाइंड करना है, वैसे तो मुझे पता है कि 100 आना है, लेकिन फिर भी मैं फार्मूले में पुट करके बताता हूँ कि A की वैल्यू क्या होती है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। अब मुझे टाइम कौन सी फाइंड करना है, 50 वाली, तो A की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, 2 है, एन कितना रख रहे हैं हम 50, तो 50 माइनस वन कितना हो जाएगा 49, और डी की वैल्यू कितनी है 2 ही है। ठीक है, तो हो जाएगी 2 इंटू 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा 9 इंटू 2, 18 का 8 1 कैरी, 4 इंटू 2 8 और 1 हो गया 9, 98 प्लस 2 कितना हुआ 100। ठीक है, तो हमने इस फार्मूला को यूज़ करके इतनी आसानी से बता दिया कि इसका आंसर 100 आएगा। ठीक है, जो 50 वाली टर्म होगी वो 100 होगी। तो इस टाइप से फार्मूला बना है आपका कि a प्लस डी, a प्लस 2d, और इसका यूज़ करके हम यहाँ पर कितनी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये AP में हर सीरीज में वर्क कर सकता है, क्योंकि ये तो सीरीज सिंपल है इसलिए हम यहाँ पे आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन कोई सी सीरीज जैसे 1, 5, 8 इस टाइप से अगर बड़ी सीरीज होगी तो उसमें भी हम इस फार्मूला को यूज़ करके कितनी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर जब भी किसी टर्म को फाइंड करना होगा तो हमें A मतलब फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस D पता होना चाहिए, तब ही हम इसको आगे फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखिए, अगर आपको कोई AP बनाने के लिए दी गई है और आपको सिर्फ उसकी फर्स्ट टर्म दे दी गई है कि फर्स्ट टर्म 4 है, अब आप बनाओ AP, तो आप कैसे बनाओगे? अगर आपको यही नहीं पता कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें किसको प्लस करना है, तो आप बना ही नहीं सकते। इसलिए जब भी हमें किसी AP को बनाना होगा तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म और साथ में उसको कॉमन डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों से ही हम AP को बना सकते हैं ना। सेम इसका उल्टा भी होगा, जब भी कोई AP बनी हुई होगी, जैसे ये AP बनी हुई थी, ठीक है, और हमें अगर इसे आगे बढ़ाना होगा तो भी हमें इसमें से कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म को पहले फाइंड करना होगा, तो ही हम इस AP को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा ये भी होता कि ये दो चीज़ होगी तो हम AP बना सकते हैं, और अगर किसी AP को आगे बढ़ाना होगा तो भी हमें इन दोनों की ज़रूरत ही पड़ेगी। मेन तो कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत हमको ज़रूरी पड़ती है। ठीक है, तो इसे पहले फाइंड करना होगा, और ये किस टाइप से फाइंड किया जाता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। ठीक है, नाउ आई थिंक आपको AP समझ में आ गई होगी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये फार्मूला किस टाइप से बना और हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है ना, अब रियल लाइफ में देख लेते हैं कि AP का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। 2-3 एग्जांपल मैं उसके भी बता देता हूँ ना। तो अगर हमें कहीं भी जाना होता है तो हम टैक्सी का यूज़ करते हैं, और टैक्सी में आपने देखा वो मीटर लगा होता है, वो उस मीटर को देख के हमें पेमेंट करना होता है। तो मीटर किस टाइप से वर्क करता है कि जैसे उसमें फिक्स कर देते कि 1 किलोमीटर का इतना चार्ज लगेगा, सेकंड किलोमीटर का आपको इतना चार्ज लगेगा, थर्ड का इतना लगेगा। तो उस टाइप से जैसे हमें बोल दिया कि 1 किलोमीटर का 5 रुपीज़ चार्ज है, 2 किलोमीटर जाओगे तो 5 का डबल हो जाएगा 10 रुपीज़, 3 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देखिए एक AP परफॉर्म हो रही है, 4 किलोमीटर जाओगे तो 20 रुपीज़। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आप देखेंगे यहाँ पे जितने किलोमीटर होंगे उतना हमें 5-5 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है। उस टाइप से ये एक AP का एग्जांपल हो गया। तो रियल लाइफ में इस टाइप से कई बार होता है कि बस का किराया हम देते हो, किलोमीटर के हिसाब से भी हम उसको काउंट कर सकते हैं कि इतने किलोमीटर के इतने रुपये लग रहा है। ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि आप स्कूल जाते हैं, वहाँ पर आप कभी कभी वहाँ पर फाइन चार्ज लगता है कि आप स्कूल नहीं आए, एब्सेंट है, तो आपको 10 रुपीज़ पर डे लग रहा है। ठीक है, अगर आप 2 दिन नहीं आए तो आपको 20 रुपीज़ लगेगा। इस टाइप से अगर आप 1 महीना नहीं आए तो आपको कितने रुपए लगेगा। तो इसे हम AP से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गए AP के। और भी बहुत बड़ी बड़ी समस्या में इसका यूज़ होता है, लेकिन अभी आपको ये सिर्फ बेसिक लेवल पे ही दिया हुआ है। ठीक है, आगे जाके आपको समझ पड़ेगा कि इसका कितना यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, तो अभी हमें बस इसका
स्टैंडर्ड फॉर्म और उस फार्मूले को याद रखना है, एन वाले फार्मूले को, किस टाइप से हम इसकी बाद की टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका कैसे लिखते हैं हम, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, कहाँ तक जा सकता है ये, अगर आपको एन टर्म तक ले जाएंगे तो ए प्लस एन डी तक ये जा सकता है। ठीक है, और आगे भी इन्फाइनाइट हो तो इन्फाइनाइट तक भी जा सकता है। देन एन टर्म को हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, इस टाइप से हम डिफाइन करते हैं। हमें कोई भी टर्म फाइंड करना होगी तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, देन हमें वो टर्म फाइंड हो जाएगी अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता हो। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 जो कि इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद इसके आगे एक फार्मूले हम 5.2 में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल 5.1 में सिर्फ इसी फार्मूले के ऊपर ये बेस्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं 5.1 ना। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या दिया क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि जो सिचुएशन हमें दे रखी है वो एपी को डिनोट कर रही है या नहीं, मतलब वो एपी है या नहीं, और है तो क्यों है। ठीक है, वो बताना है, हमें रीज़न बताना है ना। तो फर्स्ट देखते हैं हमें इसमें क्या दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब हमें दिया हुआ है कि एक टैक्सी का जो किराया होता है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है, उसके बाद हम जितने भी किलोमीटर उसमें चल रहे हैं उसके लिए 8 रुपीज़ बढ़ते जाएगा। ठीक है, एडिशनल किलोमीटर बोला हुआ उसने कि उसके बाद हम जितने भी किलोमीटर चलेंगे 8 रुपये के हिसाब से वो बढ़ते जाएगा। तो हमें बताना है कि यहाँ पर ये एपी है या नहीं है, जो सिचुएशन हमें दे रखी है। ठीक है, और है तो क्यों है ना। तो हम इसे देखते हैं। अभी हाल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था टैक्सी का, और वो एपी का ही था कि जो किराया बढ़ रहा था वहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम था ना। यहाँ पर जो दिया है सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे फर्स्ट किराया कितना दिया है 15 रुपीज़ ना। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले, यहाँ से मालूम ने चलना स्टार्ट किया टैक्सी ने, ये फर्स्ट सेकेंड ये हो गया थर्ड और ये हो गया फिफ्थ, इस टाइप से सोन चलता जाएगा वो। ठीक है ना, तो फर्स्ट किलोमीटर का किराया उसने कितना बोला है 15 रुपीज़। ये हो गया एपी के फर्स्ट टर्म हमने लिख ली 15। ठीक है ना, सेकंड की बात करते हैं यहाँ पर। तो 1 किलोमीटर चलने के बाद किराया हमने यहाँ पे देना पड़ेगा हमें कितना, 1 किलोमीटर किराया कितना उसने बोला है कि 8 रुपये बढ़ जाएगा। तो 15 + 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 23। ठीक है, ये जो 23 मिला ये हमारी एपी की सेकेंड टर्म हो गई। ठीक है, ये हो गया A2। देन फिर 1 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर हमें उसके लिए कितना रुपये देना होगा, 8 रुपये फिर देना होगा। तो फिर यहाँ पे 8 प्लस हो जाएगा, 23 + 8 कितना हो जाएगा 31। ठीक है, देन फिर यही होगा 1 किलोमीटर हम आगे गए, उसके लिए फिर हमें 8 रुपये यहाँ पे देना पड़ेंगे किराया, फिर यहाँ पे 8 रुपये और बढ़ जाएगा। तो 31 + 8 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, फिर 1 किलोमीटर का किराया हमने दिया यहाँ पर, देन फिर यहाँ पे 8 रुपीज़ प्लस हो जाएंगे, +8 किया। ठीक है, तो ये हो गया 47। ठीक है ना, तो इस स्टेप से ये बढ़ते जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एपी बन रही है या नहीं बन रही है, सेकेंड टर्म हो गई, ये वाली हमारे पास थर्ड टर्म आई। ठीक है, ये वाली हमारे पास फोर्थ टर्म आई, ये हमारे पास फिफ्थ टर्म आई। और हमने बताया था एपी को पहचानने का तरीका क्या होता है कि जब भी हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमें जो कॉमन डिफरेंस मिलता है वो हमेशा सेम होता है। अब आप देखिए यहाँ पे जब हम A2 में से A1 को माइनस कर रहे हैं, A2 - A1 मतलब कि 23 - 15, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 8 मिलेगा। देन फिर वापस यही सिचुएशन, इस बार हमने A3 में से A2 को माइनस किया, A3 - A2 मतलब 31 - 23, तो फिर तो हमें क्या मिलेगा 8 ही मिलेगा कॉमन डिफरेंस। इसी टाइप से आगे भी देख सकते हैं हम, A4 - A3 करेंगे मतलब पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करना है। ठीक है, 4 - A3 तो ये हो गया 39 - 31 - 31, फिर हमें क्या मिलेगा 8 ही मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है। इसका मतलब जो ये सिचुएशन दी है ये क्या है एपी है। ठीक है, इस टाइप से हम इसमें पता लगाते हैं कि ये एपी है या नहीं है ना। तो इसमें रीज़न हम दे सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, सो दिस इज एपी। ठीक है, ऐसा रीज़न हम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है ना, आपको समझ पड़ेगा वो कि किसे हम एपी कहते हैं और किसे नहीं कहते। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आती है, सिर्फ आपको समझने के लिए कि एपी किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव
टर्म्स आर सेम। अब लिख सकते हैं हैंस इट इज एपी, ठीक है, हैंस इट इज एपी। नाउ तो हम सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, क्या दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब हमें इस बार सिचुएशन में ये दे रखा है कि एक सिलेंडर है, उसमें जो एयर का अमाउंट प्रेजेंट है उसे किसी वैक्यूम पंप के द्वारा हम 1/4 रिमूव करते जाएं, तो जो रिमेनिंग एयर का अमाउंट बचेगा वो एपी में है या नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। जैसे मान लो कि एक सिलेंडर है, इसमें स्टार्ट में जो एयर का अमाउंट है वो 100 है। ठीक है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। सबसे फर्स्ट में मतलब फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई 100 ना। अब उसमें क्या बोल रहा है कि अगर एक वैक्यूम पंप है उससे हम इसमें इसके एयर के अमाउंट को 1/4 कम कर दे, तो 100 का 1/4 क्या होगा, 100 का 1/4 मतलब 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार। ठीक है, तो 100 का जो 1/4 होगा वो क्या होगा 25। ठीक है ना, तो 100 जो रिमेनिंग बचा हो कितना बचेगा, तो 100 में से हम 25 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा 75। तो जो सेकेंड टर्म है हमारी कितनी आई 75। ठीक है, मतलब इतना अमाउंट हमारे पास बचा है। अब सेकेंड बार फिर इसका 1/4 कम करना पड़ेगा, मतलब 75 का 1/4, तो 75 को 1/4 से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 75/4। ठीक है, और इसको हम कम किस में से करेंगे, इस 75 में से। ठीक है, क्योंकि इस बार टोटल अमाउंट 75 है और उसका 1/4 कम करना है, तो 75 माइनस 75/4। ठीक है, तो जो अमाउंट बचेगा वो फिर इसमें आएगा। ठीक है, वो हमारी थर्ड टर्म हो जाएगी। तो इस टाइप से इसका एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि जितना भी अमाउंट है उसका 1/4 कम करते जाना है और जो अमाउंट बचेगा हमारे पास उससे हम एक एपी बनाएंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये एपी बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमें अमाउंट तो पता नहीं कि एयर का कितना है और यहाँ कोई नंबर भी नहीं दे रखा, तो हम ये लेट कर लेते हैं कि जो एयर दिए उसका अमाउंट एक्स है। ठीक है, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट amount of air in cylinder बी एक्स। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि स्टार्ट में जो अमाउंट है वो कितना है एक्स है, तो हम यहाँ पे एपी बनाते जाते हैं कि जो फर्स्ट टर्म हो गई हमारी कितनी हो गई A1, वो हो गई हमारी एक्स। ठीक है ना, अब सेकेंड टर्म हम कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया कि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है सिलेंडर में वो कितना है एक्स है। ठीक है, अब उसमें बोला है कि हम वैक्यूम पंप से इसका 1/4 कम कर रहे हैं, तो x का 1/4 क्या हो जाएगा, x से इंटू 1/4 मतलब x/4। ठीक है, ये x का 1/4 है, तो टोटल अमाउंट कितना है x में से हमें कितना कम करना है, x/4 को कम करना है, तो जो बचेगा वो अमाउंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो x में से हम x/4 को कम करते हैं। इसको हम इस तरीके से समझते जाएंगे, यहाँ पे हम बना लेते हैं ताकि हम एपी बनाने में सुविधा हो जाए हमको। ठीक है ना, तो शुरू में जो सबसे पहले वॉल्यूम है वो कितना है x है, इसमें से हमें कितना कम करना है, इसका 1/4 मतलब x/4 हम यहाँ पे कम कर रहे हैं, तो ना जो बचेगा उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो x माइनस x/4 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है मतलब 1 के टेबल में 4 बार, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई, 4x माइनस x क्या मिलेगा हमें 3x/4। तो जो 3x/4 ये क्या है, बचा हुआ अमाउंट एयर का। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 3x/4, इतना अमाउंट बचा हुआ, और ये हमारी सेकेंड टर्म हो गई। ठीक है, समझ में आया हो आपको किस टाइप से कि x में से हमने इसका 1/4 कम कर दिया वैक्यूम पंप के थ्रू, तो जो एयर बची अब कितनी बची 3x/4। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म। अब टोटल आप देखेंगे सेकेंड सिलेंडर जो आपको दिख रहा है इसके अंदर, इसमें टोटल अमाउंट कितना है 3x/4। अब जो हमें कम करना है इसका 1/4 कम करना है, किसका 3x/4 का, क्योंकि टोटल अमाउंट इस बार 3x/4 है, तो इसका 1/4 हम कम करेंगे, तो 3x/4 का 1/4 क्या हो जाएगा 3x/4 टोटल है, इसका हमें 1/4 कम करना है, तो क्या हो जाएगा 3x/16 मतलब इतना वॉल्यूम हमें कम करना है, किसमें से 3x/4 में से। ठीक है, तो 3x/4 में से इसी का 1/4 इतना आया 3x/16। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं, इसमें से कितना कम कर रहे हैं अपन 3x/16, ये इसमें से हम कम कर रहे हैं, तो जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। कितना बच रहा है हम देख लेते हैं यहाँ पर, इसमें से इसको कम कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 16,
4 के 12 में 16 4 टाइम, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई 4 3 जा 12x माइनस 3x, तो 12 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा 9x अपॉन 16। ना तो इतना अमाउंट हमारे पास बच रहा है कितना 9x अपॉन 16। तो अब देखेंगे यहाँ पे सिलेंडर में टोटल वॉल्यूम कितना है 3x अपॉन 4, इसमें से हमने 3x अपॉन 16 मतलब इसका 1/4 तो कम किया, तो हमारे पास कितना बचा 9x अपॉन 16। ठीक है, ये हमारी थर्ड टर्म हो गई 9x अपॉन 16। ठीक है, हाँ अब देख रहे हैं आप ये 9x अपॉन 16 इसका में एयर का टोटल अमाउंट हो गया। अब फिर इसमें से इसी का 1/4 तो कम करेंगे, 9x अपॉन 16 का 1/4, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा 9x अपॉन 16 का 1/4 कितना होता है। तो हम निकाल रहे हैं इसको कि 9x अपॉन 16 का 1/4, तो वही करेंगे 1/4 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 9x अपॉन 16 4 जा 64 ना। तो 9x अपॉन 64 इस बार कम करना है हमको, इसमें से 9x अपॉन 64 इसी में से 9x अपॉन 16 में से, तो हम कम करते हैं मतलब माइनस करके बताता हूँ उसको मैं। ठीक है, तो 9x अपॉन 16 में से हम कम कर रहे हैं 9x अपॉन 64, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 64 ही आएगा। 16 के में 64 आता है 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर ये हो जाएगा 36x माइनस 9x, 36 में से 9 माइनस किया तो 27x अपॉन 64। ठीक है, तो जो बचा हमारे पास वो आया 27x अपॉन 64। ठीक है, और फिर इसी टाइप से इसका फिर 1/4 कम करना है, लेकिन हमें से वो बताना है कि एपी में है या नहीं। हमारी एपी क्या बन रही है आप देख रहे हैं x 3x अपॉन 4, क्योंकि जो पार्ट बच रहा है उसके हमें एपी बनाना है। तो जो रिमेनिंग बच रहा है शुरू में x था, फिर इतना कम हो गया तो रिमेनिंग इतना बचा 3x अपॉन 4, फिर इतना कम हो गया, फिर रिमेनिंग इतना बचा, फिर इतना कम कर दिया 9x अपॉन 64, तो फिर कितना बचा 27 अपॉन 64 ना। तो हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको हम। एपी को चेक करने का क्या तरीका है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, और अगर हमेशा हमें सेम डिफरेंस मिला तो वो एपी, और नहीं मिला तो वो एपी नहीं है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई हमारी A1। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म A1, ये हो गई A2, ये हो गई A3 और ये हो गई A4। तो हम माइनस करके देखते हैं, A2 में से A1 को माइनस करते हैं, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 माइनस में x, और कुछ ना अपॉन में तो 1 लिख दिया, एलसीएम आया इसका 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 की 12 में 4 टाइम, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4x। ठीक है ना, तो 3x में से 4x माइनस किया तो क्या है माइनस x अपॉन 4 ना। सेकेंड टर्म देखते हैं हम इसकी ना, ये हो गया एक डिफरेंस हमारे पास आ गया। अब हम सेकंड डिफरेंस देखते हैं, A3 में से A2 माइनस करते हैं, A3 माइनस A2। ठीक है, तो देखते हैं क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर ना। तो A3 क्या है हमारे पास 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन में 4, माइनस करते हैं एलसीएम आएगा 16। ठीक है, तो हो जाएगा 9x माइनस 4 की 12 16 4 टाइम, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई ये हो गया 12x ना। तो सॉल्व करते हैं इसको माइनस 3x अपॉन 16 ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस मिल रहा है वो अलग अलग मिल रहा है, इसका मतलब ये जो हमें दिए ये एपी नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम, दैट मीन्स दिस इज नॉट एपी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम, तो लिख सकते हैं हैंस इट इज़ नॉट इन एपी। ठीक है, ये जो हमें दिया सीक्वेंस ये एपी में नहीं है ना। थर्ड देखते हैं हम इसका। थर्ड सिचुएशन क्या दिया हमें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंस मीटर। मतलब यहाँ हमें यह बताया गया है कि जो कुएं को खोदने की कॉस्ट है वो फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज़ है, और उसके बाद जितने भी मीटर उसको खोदा जा रहा है उसके लिए कॉस्ट 50 रुपीज़ बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब 50 रुपीज़ कॉस्ट उसमें ऐड होती जा रही है। तो हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है नो, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले कॉस्ट कितनी है 150 रुपये लग रही है फर्स्ट मीटर के लिए। तो यहाँ पर हम सिचुएशन देख लेते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं।
एक कुएं को खोदना, ठीक है, और एक एपी बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए फर्स्ट मीटर के लिए कितनी कॉस्ट स्टार्ट हुई है 150 रुपीज़ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 1 मीटर वो खोदेंगे तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 150 प्लस क्या कितना जुड़ जाएगा इसमें 50 रुपीज़ और जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा 200 रुपीज़, ठीक है। फिर 1 मीटर की बात करते हैं इसमें, फिर 1 मीटर और खोदा तो फिर हमें 50 रुपीज़ और देना पड़ेंगे, तो इसमें 50 रुपीज़ और प्लस हो जाएंगे, तो 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा 250। इसी टाइप से थर्ड मीटर के लिए फिर हमने 1 मीटर और नीचे खोदा देन, तो फिर हमें 50 रुपीज़ और कॉस्ट देना पड़ेगी, फिर इसमें 50 रुपीज़ और प्लस हो जाएंगे, 250 प्लस 50 कितना हो जाएगा 300, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट 1 मीटर के लिए फिर इसमें 50 रुपीज़ और ऐड करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 350। इस टाइप से आगे सीक्वेंस बढ़ती जाएगी। नाउ तो हम देखते हैं जो सीक्वेंस बनी है वो एपी है या नहीं है। तो ये फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था 150 रुपीज़ से, सेकेंड कितना आया 200, ठीक है। फिर थर्ड कितनी आई 250, देन 300 और 350, ठीक है। ये इस टाइप से चलती जा रही है, 50 रुपीज़ में ऐड होते जा रहे हैं। ये हो गई A1, ये हो गई A2, ये हो गई A3, ये हो गई A4 टर्म और ये हो गई A5 टर्म, ठीक है। नाउ एपी की पहचान क्या होती है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं हम, तो A2 माइनस A1, तो हम करते हैं 200 माइनस 150, कितना मिला हमें यहाँ पर 50, ठीक है। नाउ सेकेंड देखते हैं हम यहाँ पर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, यहाँ पे आप देखिए A3 क्या है हमारे पास 250 माइनस A2 कितना है 200, माइनस क्या 250 में से 200, तो हमें क्या मिला यहाँ पर भी 50 ही मिला। देन थर्ड देख लेते हैं A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, इसमें भी हम देखेंगे 300 में से 250 माइनस क्या 300 माइनस 250, तो हमें क्या मिला यहाँ पर भी 50 ही मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हर सिचुएशन में हमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम ही मिल रहा है D। इसका मतलब जो कंडीशन हमें दी गई है वो AP है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन को हम AP बोलेंगे। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, hence it is an AP, ठीक है। जो सिचुएशन दी है वो AP में है, ठीक है। नाउ फोर्थ सिचुएशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अमाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब वहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि अगर हम 10,000 रुपीज़ को जमा करते हैं डिपॉजिट करते हैं 8% की रेट पर, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो AP में है या नहीं है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं कि जो 10,000 रुपीज़ हमने डिपॉजिट किए हैं उसका जो ब्याज मिलता है, मतलब उसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो अगर इसमें प्लस कर दिया जाए तो क्या बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कि AP बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। तो स्टार्टिंग अमाउंट हमें कितना दिया है 10,000, तो लिखते हैं हम स्टार्टिंग अमाउंट कितना दिया हुआ है 10,000 रुपीज़, ठीक है। इसको हम A1 नाम भी दे सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म हो गई AP की, ठीक है। तो स्टार्टर अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है 10,000 रुपीज़। नाउ अब हमने इसको कितने रेट पर रखा है 8% के रेट पर, तो इसका 8% कितना हो जाएगा। तो 10,000 का 8% अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे 8%, और परसेंट की जगह हम हटा के अपन में क्या लिख देते हैं 100। तो 10,000 का 8% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गए तो बचा 800। मतलब 10,000 का 8% क्या होगा 800। तो एक साल बाद हमें इसमें 800 प्लस हो जाएगा, जो ये मिला है 800 ये इंटरेस्ट है, मतलब यही ब्याज हमें मिलेगा एक साल बाद, ठीक है। तो स्टार्टिंग अमाउंट हमारा ये था, एक साल बाद हमें कितना मिलेगा इन दोनों का प्लस होके, ठीक है। तो कितना मिलेगा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना मिलेगा 10,000 प्लस 800 कितना हो जाएगा 10,800 रुपीज़, ठीक है। ये हमारी सेकेंड टर्म आ गई अगर देखा जाए तो। इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। जो फर्स्ट टर्म दी थी जहाँ से स्टार्ट किया था, जो डिपॉजिट किया था उसमें हमने इंटरेस्ट को प्लस कर दिया, इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जो हमारे पास ये निकला है 10,800। नाउ अब
फिर 1 साल बाद और रेट तो वही रहेगी 8%, ठीक है, लेकिन इस बार जो हमारा प्रिंसिपल था वो चेंज हो गया। इस बार हमारे पास अमाउंट कितना है 10,800, तो इसका 8% हमें निकालेंगे। 10,800 का 8%, तो 8/100। 2 0 से 0 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करते थे 8 का 8 में, 8 8 या 64 का 4 6 कैरी, देन 8 का 0 में मल्टीप्लाई करते 0, यहाँ पे 6 हो गया, देन 8 1 जा 8, कितना निकला 864। तो अब जो अमाउंट मिलेगा सेकेंड ईयर में हमें, उसमें कितना प्लस हो जाएगा 864, ठीक है। इस बार इंटरेस्ट जो मिला हमें इसका वो मिला 864। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, कितना मिलेगा इसमें, ये वाला भी प्लस हो जाएगा ना, तो हमें मिलेगा, ये हो गई A3 की वैल्यू 10,800 में इसको प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 4 6 8 और 8 16 का 6 1 कैरी, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, मतलब हमें मिलेगा 11,664 रुपीज़, ठीक है ना। इतने में हमारी सीरीज़ यहाँ पे बन जाएगी AP। तो हो गया सबसे स्टार्टिंग 10,000, ये हो गया A1, इसके बाद सेकेंड टर्म आई हमारी 10800, ये हो गया हमारा A2, देन थर्ड टर्म आई हमारी 11,664, ये हो गई हमारी A3, ठीक है। अब देख लें यहाँ पे कि हमें जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो A2 माइनस A1, तो माइनस करते हैं, इसमें कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर 800 ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अभी हमने देखा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 11,664 में से हम 10,800 को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें 864, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो सिचुएशन दी है ये AP में नहीं है, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, हाँ, लेकिन आपको क्लास में टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।